हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अदीना फारूक शेख और आज प्रोग्राम में हम अपने तज्जियाकारों का लेने जा रहे हैं थोड़ा सा इम्तिहान। 4 अहम हमारे पास इश्यूज होंगे और उस पर हमारे तज्जियाकारों को देने होंगे जवाब, लेकिन रैपिड फायर यानी बड़े तेज से। तो सबसे पहला इशू हमारा कोरोना से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजीद 8 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। इस तरह से हलाकतों की मजमूई तादाद 197, जबकि मजीद नए केसेस सामने आने के बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 9505 तक पहुंच गई है। पंजाब में ये सूरत हाल सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, जहां मुसद्दिका केसेस की तादाद 4195 और हलाकतें 45 हो चुकी हैं। अब ऐसे में ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है, जबकि इसी माह जो है वो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की। उस पर भी बहुत से सवालात हो रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना टेस्ट होना चाहिए, क्या वो करवाएंगे। उनके डॉक्टर भी उनको एडवाइस कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। माह मई को इस वबा के फैलाव के हवाले से बहुत ही ख़तरनाक करार दिया गया है। चेयरमैन NDMA का कहना है कि कोरोना वायरस की नई लहर के लिए मई अहम तरीन होगा। हज़ारों ICU बेड्स तैयार हैं, ताहम अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो आवाम की एक बड़ी तादाद सड़कों और बाज़ारों में नज़र आ रही है। अब इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमारा बुनियादी सवाल कुछ यूँ है कि कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए क्या हुकूमत लॉकडाउन में नरमी के फैसले पर नज़रसानी करेगी। हमारे एनालिस्ट के पास हाँ या नहीं का ऑप्शन मौजूद है और पैनल पर हमारे साथ आज मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, हसन निसार साहब, महमल सरफराज साहिबा, इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन कर हैं। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह से लोग लाइटली ले रहे हैं कोरोना को और लॉकडाउन को, क्या नरमी ठीक फैसला? देखिए, आपने कहा है नरमी की बात आप कर रहे हो, तो ये केस किसी भी किस्म की नरमी वाला है ही नहीं, चाहे मुकाबले पे कितना ही न्यूसेंस वैल्यू रखने वाला कोई ग्रोह या फर्द हो। पहली बात, फैसल ईदी केस से समझ जाना चाहिए कि ये वायरस बल्दियत नहीं देखता, ये मजहब भी नहीं देखता, ये मकाम भी नहीं देखता। और फरमाया मस्जिदें बैतुल्लाह की बेटियां हैं। तो मां के बारे में भी आप जानते हो, बेटियों के बारे में क्या फैसला हो रहा है ये भी आप जानते हो। इस एक जुमले पे गौर कर लें, आपको हर सवाल का जवाब मिल जाएगा और उसका अंजाम भी समझ आ जाएगा। बहुत ज़बरदस्त। भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यही है कि फैसल ईदी साहब का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, वो वज़ीर आज़म से मिले। वज़ीर आज़म साहब को अपना टेस्ट करवाना चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म को बेगम की वजह से वायरस लगा, ब्राज़ील के सदर से मिलने के बाद ट्रंप ने करवाया टेस्ट। बोरिस जॉनसन को वायरस लगा, इनकी गर्लफ्रेंड को वायरस लगा, इनके वज़ीर सेहत को वायरस लगा, इनका एडवाइज़र दौड़ गया। शहज़ादा चार्ल्स को जो मिलने आए थे लोग, जब शहज़ादा चार्ल्स का वायरस पॉजिटिव आया तो उन्होंने भी करवाए टेस्ट। बाकी मुझे समझ नहीं आती अपने हुक्मरानों की, इन्होंने हमें एहतियात सिखानी थी। ये सेल्फियों में, कैमरों में धड़ाधड़ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, 20-20 लोगों के काफिले लेके जा रहे हैं। खुदा के लिए ना करें, ये ना करें, आपने तो हमें एहतियात सिखानी थी। आखिरी बात यह है कि जहाँ तक लॉकडाउन नरमी की बात है, मस्जिदों और तरावी पर नज़र-ए-सानी की जाए, खुदा के लिए नज़र-ए-सानी की जाए। वो कारोबार जहाँ रश ज़्यादा, मेल मिलाप ज़्यादा हो, वो ना किए जाएँ। मुल्क में कोरोना ज़दा जोन बनाकर इन इलाकों में जहाँ कोरोना फैल रहा है या ज़्यादा फैल रहा है, वहाँ इन इलाकों का मुकम्मल लॉकडाउन किया जाए। हुकूमत बाहर निकले, सख्ती करे, सजाएं दे, मगर मुकम्मल लॉकडाउन नहीं, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील में लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरे, और भारत जहां बहुत ज्यादा लॉकडाउन है, वहां 2001 दिन में 2000 केसेस आए। सारी बातें कर रहे हैं अपनी जगह, रास्ता लिहाजा दरमियानी रास्ता। आज MCQs थे, आप सब्जेक्टिव टाइप कर रहे हैं हल। मज़हर अब्बास साहब, आपसे यही सवाल, इकोनॉमी का चैलेंज दरपेश है, मजदूर दिहाड़ीदार तबका राशन नहीं पहुंचा है, वो कैसे करेंगे गुजारा? देखिए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। एक अगर फ़र्ज़ करें उसको नहीं पहुंच रहा राशन, ज़ाहिर है पहुंचाना चाहिए, कोशिश पूरी ये करनी चाहिए। अब वो बाहर निकलता है अपनी रोज़ी कमाने के लिए और उसको ये वायरस लग जाता है, उसके लिए तो आपने डबल प्रॉब्लम खड़ी कर दी। और मैं आज सुबह निकला, मैंने डिफेंस से यूनिवर्सिटी रोड तक गया, और यूनिवर्सिटी रोड पे आप यकीन जाने, बाकी तो चीज़ें छोड़ दें कि जी ज़रूरी है वो है, दोनों तरफ फलों के हर तरह के ठेले लगे हुए थे। कोई 1-1.5 हज़ार आदमी जो है वहाँ ख़रीदारी कर रहा था। ना ख़रीदने वालों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, ना बेचने वाले ने मास्क पहना हुआ था, ग्लव्स पहना हुआ था। यानी जो चलें वो ठेले वाले को तो छोड़ें, जो पढ़े लिखा तबका है, जो खरीदारी कर रहा है,
वो ही एहतियात नहीं कर रहा। आप चाहे आप उसको स्मार्ट लॉकडाउन कहें, अनस्मार्ट लॉकडाउन कहें, करें ना करें, मुझे ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल लग रही है जिस तरीके से हम इसको लाइटली ले रहे हैं और ऊपर की सतह से नीचे तक। आप सिर्फ तसव्वुर करें कि प्राइम मिनिस्टर फैसल ईदी से चेक वसूल कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर ने ग्लव्स पहने हुए हैं, ना फैसल ईदी ने ग्लव्स पहने हुए हैं। बड़ी अहम बात ये और आज फिर उसके बाद जब फैसल ईदी का पॉजिटिव आ गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की मीटिंग प्रिजाइड की। ठीक है, उसके बाद अभी उन्होंने जाके मीडिया जो है वो बातचीत सुन रहे थे। इस तरह से एहतियात करनी चाहिए। जब लीडर ये एहतियात नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली। बाबर सत्तार साहब, आप दुनिया के दीगर ममालिक को भी देख रहे हैं जहां पर कोरोना और इसके फैलाव को रोकने के लिए इकदाम हो रहे हैं। क्या आपको लगता है वहां की इकोनॉमीज ने किस तरह से प्लान आउट किया, किस तरह से उन्होंने कोशिश की कि अपनी इकोनॉमी के पहिए को भी साथ साथ रखा जाए रवां, और पाकिस्तान को कहां पर क्या चीज करने की जरूरत है? देखिए, पाकिस्तान में कोई रिव्यू नहीं होगा इस पॉलिसी का, क्योंकि हम जब लॉकडाउन ही इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर सके तो स्मार्ट लॉकडाउन क्या इन्फोर्स करेंगे? स्मार्ट लॉकडाउन इन्फोर्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है कंपैरेटिवली, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए आपको, सो वो नहीं हो सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, ये लॉकडाउन हमेशा एक टेम्पररी स्टेप था सारी दुनिया के लिए, जिसमें आपने कुछ काम करने थे, टेस्टिंग करके एक डिजीज को आइसोलेट करना था, उसकी स्प्रेड को डिटरमिन करना था, हेल्थ सिस्टम को तैयार करना था। कुछ मुल्कों ने ये काम किया, वो अब खोलने की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके हेल्थ सिस्टम्स तैयार हैं, जैसे जर्मनी हो गया और कुछ मुल्क हैं, अमेरिका की कुछ जगहों पे ये हो रहा है। पाकिस्तान में तो लॉकडाउन के दरमियान ऐसी कोई तैयारी नहीं हुई, ना टेस्टिंग हुई, ना आइसोलेशन हुई, तो वो अब खोलने की जो बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि लॉकडाउन का कोई फायदा हुआ। तीसरी बात ये है कि यहाँ बाकी सारी दुनिया में इंसानी जिंदगी की एक वैल्यू है, हुकूमतें, रियासतें उसे वैल्यू करती हैं। पाकिस्तान में इंसानी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, और अगर हमने ये कंक्लूड कर लिया कि 40-50 हजार लोग मर भी गए तो क्या हुआ, तो फिर हम क्यों लॉकडाउन के ऊपर नजरसानी करें या उसे खोलने के ऊपर नजरसानी करें? मर जाएंगे 50-60 हजार लोग इतने बड़े मुल्क में, किसे पता चलेगा? ठीक है महमल, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान ने जो लॉकडाउन की अपॉर्चुनिटी विंडो थी उसको कैश नहीं किया? क्या सेहत के शोबे में जो करना चाहिए था वो इकदाम नहीं किए गए? तो फिर नरमी कैसे करें हम? देखिए लीना, ऑप्शन तो मेरा इसमें नहीं है, क्योंकि जो हमने पहले 2 हफ्ते हमने लॉकडाउन किया वो ठीक टाइम पे था, और ये था कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट भी था, जैसे बाबर ने भी मेंशन किया। लेकिन जिस तरह हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, मसला ये है कि जब इन्होंने लिफ्ट कर दिया, हालांकि 1 हफ्ता या एटलीस्ट 2 हफ्ते इन्हें बढ़ाना चाहिए था, तब इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस ईज कर दी। उन रिस्ट्रिक्शंस को ईज करने के बाद आपको क्या लगता है कि अब ये जो है उस पर नजरसानी करेंगे? और खुदा ना खातर मैं ये आपको कहूँ कि ये नजरसानी तब करेंगे जब ऊंट पहाड़ के नीचे से गुजर चुका होगा, यानी कि जब इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफी हो चुकी होगी, अल्लाह ना करे, लेकिन जब केसेस और डेथ्स इतनी ज्यादा हो चुकी होंगी, तब इनको शायद नजरसानी करनी पड़े, और तब इनको अंदाजा होगा कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई ये रिस्ट्रिक्शंस ईज करके। ठीक है, सलीम साफी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि हुकूमत ने जो लॉकडाउन में नरमी का फैसला किया है वो सही है, या महमल की तरह आप भी समझते हैं कि नजरसानी के बाद में कोई फायदा ही नहीं है? देखिए, एक दिन पहले जो लॉकडाउन हुआ था वो हकीकी मानों में लॉकडाउन नहीं था। ठीक है, कारोबार बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस दौरान हमने दर्जनों मनाजिर ऐसे देखे हैं कि जनाजे बड़े बड़े हो रहे हैं, उसमें हजारों अफराद शरीक हैं, बाकी लोगों का मेल मिलाप जारी था। देहात में वो अप्लाई नहीं था, बड़े शहरों से आप जाके इवन छोटे शहरों में वो अप्लाई नहीं था। उस दौरान हमने वज़रा को भी बड़ी बड़ी तकारीब का इनेकाद करते हुए देखे, तो एक तो हकीकी मानों में वो भी लॉकडाउन नहीं था। दूसरा, जो बाबर साहब ने फरमाया कि लॉकडाउन के दौरान जो तैयारी होनी चाहिए थी, जो लोगों को एजुकेट करना चाहिए था, जो SOPs बनाने चाहिए थे, वो टेस्टिंग होनी चाहिए थी, वो भी हमने नहीं की। और अब जो हमने उसको ईज कर दिया है, तो वो बराए नाम लॉकडाउन भी खत्म हो गया है। और मैंने तो आज भी अपील की है हुकूमत से भी और उलमाए किराम से भी कि ये जो तरावीह के बारे में फैसला किया है, अल्लाह का वास्ता उस पर नजरसानी करें। एक तरफ अगर ये लॉकडाउन की नरमी हो और दूसरी तरफ तरावीह भी हो, तो हम
खतरनाक खाकम बदहन अदा ना करे, लेकिन हम खतरनाक सूरत हाल में जा सकते नहीं का ऑप्शन आप भी ले रहे हैं। हमें अब अगले सवाल की तरफ बढ़ना है। IPPs से मुतल्लिक ये सवाल है। एक और रिपोर्ट जो कि पब्लिक करने का हुक्म दिया गया है, वजीर आज़म इमरान खान को पेश की गई इजाफी बिजली मुनाफाजात रिपोर्ट में हैरत अंगेज इंकशाफात का सिलसिला जारी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 30 साला टैरिफ के तहत पोर्ट कासिम और साहिवाल को में जो कोल प्लांट्स थे उनको 483 अरब रुपए का इजाफी मुनाफा उन्होंने कमाया। अब यहाँ पर अहम बात यह है कि इजाफी मुनाफे की सारी रकम बिजली सारिफीन की जेब से जाएगी। नेपरा और सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी इन पावर प्लांट्स के मुनाफाजात बढ़ाने की जिम्मेदार हैं। कराची और साहिवाल के इन बिजली मंसूबों में चीन और कतरी कंपनीज भी सरमायाकार हैं। महंगी बिजली और गर्दिशी कर्ज की वजूहात जानने के लिए वजीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर साबिक चेयरमैन SECP मोहम्मद अली ने एक 9 रुकनी कमेटी कायम की गई थी और कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ 300 सफ़हात पर मुश्तमिल एक तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आज़म इमरान खान को पेश की। ऐसे में हमारा सवाल कुछ यूँ है कि आटा चीनी बहरान रिपोर्ट के बाद अब बिजली मुनाफा रिपोर्ट सामने आई है। मुल्की और गैर मुल्की बड़ी कंपनीज के नाम इसमें शामिल है। इस रिपोर्ट का क्या होगा? ओपन ऑप्शंस है हमारे पैनलिस्ट के पास। सलीम साफी साहब, आपसे आगाज करते हैं। सवाल आटा चीनी बहरान वाली रिपोर्ट्स वाला ही है कि क्या सिर्फ जिम्मेदारान जो है वो IPPs हैं या फिर जो सहूलतकार थे उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, एक तो ये इस बात की तस्दीक हो गई जो हम अरसे से कह रहे थे कि कभी यहाँ पे सिर्फ नवाज शरीफ को टारगेट किया जाता है, कभी जरदारी को टारगेट किया जाता है, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। तो उस बात की तस्दीक हो गई कि इस बहती गंगा में नून लीग वालों ने भी हाथ धोया है, पीपल्स पार्टी वालों ने भी हाथ धोया है, और जिस तरह वो चीनी वाले मामले में नंबर 1 पे PTI आ रही थी, तो यहाँ पे भी PTI नंबर 1 आ रही है। तो एक तो ये है कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड जो अभी तक का इस हुकूमत का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कभी भी उन्होंने नहीं किया है, बल्कि अपनों को बचाया है और दूसरों को फंसाया है। तो एक अभी जहांगीर तरीन जी के टारगेट बन गए, उसको सिर्फ मिसाल बनाया जाएगा। तो एक तो हुकूमत का इम्तिहान होगा कि क्या वो सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं बल्कि अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई करते या नहीं। दूसरा जो आपने सहूलतकारों का जिक्र किया, ये सियासतदानों के नाम तो सामने आ जाते हैं, लेकिन मेन सहूलतकारों के नाम नहीं सामने आते। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है, एक रिपोर्ट का फॉरेंसिक आना है, इस रिपोर्ट का क्या होगा? देखें, हमारी कौमी रिवायात के मुताबिक तो इस मुकद्दस रिपोर्ट का मज़ार बना के इस पे चरागा करने के बाद कवालियाँ होनी चाहिए। पहली कवाली हो तुम में गोरख धंधा हो, दूसरी कवाली है अल्लाह ही जाने कौन बशर है। बाकी भट्टी साहब इसमें ऐड कर देंगे। आखिरी बात सुन लें, हुजूर ने फरमाया था जब कुछ लोगों के पास जरूरतों से बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो ये जान लो कि बहुत ज्यादा लोग बुनियादी जरूरतों से महरूम हो गए हैं। यही इस मुल्क की भूख, नंग, गुर्बत और कर्जों की असल कहानी है। ठीक है, मज़हर अब्बास साहब, वजीर आज़म ने तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर कर दिया। ठीक है, वजीर आज़म ने तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर कर दिया है, लेकिन IPPs ये कह रही हैं कि जी ये एक साजिश है हमारे खिलाफ, ये हमारा आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि रिपोर्ट बनी है, इंक्वायरी हुई है, इस रिपोर्ट को पब्लिक करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इसको पब्लिक भी होना चाहिए और इसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठानी चाहिए। आम तौर पे होता ये है कि अगर आपने किसी मसले को जो है वो खड्डे लाइन डालना हो या फाइल करना हो तो उस रिपोर्ट के ऊपर कोई इंक्वायरी बैठा दें। ये ऑलरेडी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट है, इसे पब्लिक करना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर केस रजिस्टर होना चाहिए। जिनके हवाले से ये चीज़ है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी तो ज़ाहिर कानून अपना रास्ता लेगा, लीगल किस हद तक मामलात आगे जाते हैं। लेकिन आपने अगर कहीं से इंक्वायरी करवाई है तो उसका अल्टीमेट जो वो होता है वो यही होता है कि एक रिपोर्ट पब्लिक हो और उस पर केस रजिस्टर हो और बाकी चीज़ें आगे बढ़ें। बाकी जो हसन साहब ने कहा वो पार्शली ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ इंक्वायरी रिपोर्ट इसीलिए होती है कि इसमें कुछ ना हो। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब क्या समझते हैं, क्योंकि IPPs तो एक तरफ कह रहे हैं कि अगर टैरिफ्स रिवाइज हुए तो हम उसके ऊपर नहीं अमल दरामद करेंगे और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को भी वो असरअंदाज कर सकता है। निजी बिजली घर डाका रिपोर्ट,
वही जहांगीर तरीन साहब जो चीनी में भी थे वही इधर भी हैं, वही रज़ाक दाऊद साहब जो चीनी और एक्सपोर्ट के सब्सिडीज़ के रूए रवां थे वो इधर भी हैं, वही खुसरो बख्तियार साहब उधर भी हैं, वही इधर भी हैं, वही सलमान शहबाज उधर भी हैं जो इधर भी हैं। हाँ, इसमें एक नए हैं जो नदीम बाबर साहब एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, वो इसमें नए हैं। इन जालमों ने 180 रुपये गन्ना खरीदा, गन्ने से चीनी बनाई, चीनी और उस गन्ने के फोक से आगे इन्होंने ये IPPs लगाए, अरबों कमाए। 1 अरब रोज़ाना का हो रहा है जी इनको फ़ायदा, और 1 अरब रोज़ाना का दे रही है ये हुकूमत एक्स्ट्रा। चीनी स्कैंडल की फॉरेंसिक रिपोर्ट 4 दिन रहेंगे, नैब ने नोटिस ले लिया। इसके बाद आटा गंदम स्कैंडल रिपोर्ट है, इसके बाद ये जो है 200 अरब सालाना घपले वाला पावर सेक्टर है, इसके बाद कर्जा कमीशन रिपोर्ट है, इसके बाद कर्ज माफ़ी रिपोर्ट है, 10 वॉल्यूम्स पनामा रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, 25 वॉल्यूम जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग पड़े हुए हैं, बेनामी जायदादें, बेनामी असासे, बेनामी अकाउंट्स, बेनामी कारोबार, बेनामी टीटियाँ, 50 से ज़्यादा मेगा करप्शन स्कैंडल वो सब भी पड़ा हुआ है। खजाना साफ, दामन साफ। हाँ, अगर कुछ करना है तो इस कोरोना ज़दा वायरस ज़दा निज़ाम को, इस जमहूरियत को, इस कानून को 6 माह के लिए क्वारंटीन में रखें। लेकिन महमल, पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं, सामने लाई गई हैं और उसमें इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं। जी बिल्कुल अलीना, मेरे ख्याल के अंदर तो इनको रिपोर्ट पब्लिक करनी चाहिए और करेंगे भी, क्योंकि देखिए जो कर रहे हैं, वजीर आजम ने हुक्म दे भी दिया, कर रहे हैं। जी बिल्कुल, असद उमर साहब ने भी कहा था, वजीर आजम साहब ने कहा था जो भी वो डिसाइड करेंगे। मैं ये कह रही हूँ कि वो करनी भी चाहिए, क्योंकि बात ये है कि जो पिछली रिपोर्ट थी उसके बाद उनको चंद धमकियां भी मिली, चंद पर्सनल भी इस तरह की थ्रेट्स के आपके बहुत सारे राज है हमारे पास और हम फिर वो भी पब्लिक कर देंगे। आपको अंदाजा है ही कि कहाँ से वो बात आई होगी, लेकिन वजीर आजम जो थे वो टस से मस ना हुए। तो मेरे ख्याल में वो इसके अंदर भी नहीं होंगे। इसके अंदर उनके अपने मशीर तो हैं, लेकिन जिस तरह पिछली रिपोर्ट्स के अंदर भी हम बार बार कह रहे हैं कि एक्चुअली उसके अंदर भी वुज़रा थे और उनके पार्टी के लोग थे, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कौन थे जिन्होंने ये सब फैसिलिटेट किया। तो फैसिलिटेटर्स को जो है उनको जरूर सजा होनी चाहिए, इन लोगों के साथ साथ भी कि जिनके ऊपर बाद में आता भी है इल्जाम, जो पूरा साबित अगर होता है। ठीक है, बाबर सत्तार साहब क्या समझते हैं? एक तो 25 के हमें फैसले का इंतजार है एक रिपोर्ट के ऊपर, अब इसका भी फॉरेंसिक होगा, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरी जो इंक्वायरीज हैं वो नैब टेकअप कर रहा है, क्या यही तरीका कार है सजा देने का, या नैब ही टेकअप करेगा, या कुछ और बड़ी भी हम कार्रवाई कर सकते हैं, खासतौर पर IPP के मामले पर भी? अब देखिए, विच हंट करेंगे हम और अल्टीमेटली होगा कुछ नहीं। उसकी वजह यह है कि आपका फ्रेमिंग सवाल की गलत है। फैसिलिटेटर बिजनेस हाउसेज हैं और जो एक्चुअली जो डिसीजन मेकर्स हैं वो खुद हुकूमत है, क्योंकि ये तो पूरा रेगुलेटेड सेक्टर है। अगर आप बिजली घर लगाते हैं तो आपने ट्रांसमिशन के लिए जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करना है वो हुकूमत चलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत चलाती है, टैरिफ नेपरा बनाती है, वो हुकूमत का रेगुलेटर है। तो किस स्टेज के ऊपर आप बिजनेसमैन को जाके कहेंगे? पॉलिसी अगर आपको बिजली चाहिए थी, आपने कहा कॉस्ट प्लस 22% के ऊपर आप बिजली घर लगा लें, आज हम कह रहे हैं जी बड़े महंगे हैं। तो बात यह है कि आप एक पॉलिसी बनाते हैं, वो पॉलिसी अब गलत है, तो पॉलिसी को रिव्यू करके रिवाइज करने की जरूरत है। CPEC के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था पिछले 10 सालों में, अभी भी करने के लिए तैयार नहीं है, आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि और मुल्क शामिल है इसमें। और फिर पिछले मंसूबों में जिसमें रिशंट हुआ, बेशक वो रेंटल पावर हो, बेशक वो कारके हो, उसमें जब आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करते हैं, लोग इंटरनेशनल अदालतों में जाते हैं और जो जुर्माने होते हैं उसके साथ हम डील कर रहे हैं। तो ये विशंट के बजाय अगर आपने पॉलिसी रिव्यू करना जरूर कीजिए। नैब शैब को पीछे लगाएंगे, होगा कुछ नहीं, नुकसान इकोनॉमी का। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आके 2 बहुत ही अहम सवाल हमारे पास और हैं, उस पर भी रैपिड फायर जवाब लेंगे अपने एनालिस्ट से। टेक अ ब्रेक।